हमारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का चैप्टर है तीसरा, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है भाई, तो ये वाला करेंगे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखो भाई, रोम साम्राज्य विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। क्या था भाई? रोम जो साम्राज्य था विशाल क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। इस साम्राज्य में यूरोप का अधिकांश भाग था, यानी यूरोप में का जो इस साम्राज्य में क्या है, यूरोप का अधिकतर भाग इसी में ही था। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के भाग शामिल थे, यानी उत्तरी अफ्रीका के और पश्चिमी एशिया के थे इसमें। इसलिए इसे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहते हैं। इस साम्राज्य का केंद्र इटली के मध्य में था, यानी इटली जो देश उसके मध्य में था। इसकी राजधानी रोम थी। 1000 ईस्वी पूर्व से पहले इटली पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र था। इसे था पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र था। आबादी बहुत ही कम थी। सुदूर दक्षिण में यूनानियों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी, यानी बहुत दूर क्या है, दक्षिण में यूनानियों ने अपनी बस्ती बसा ली थी। प्रायद्वीप के इस क्षेत्र में पर्याप्त घास थी तथा पशु भी खूब पाए जाते थे। इस कारण यूनानियों ने इस क्षेत्र को काफ कंट्री कहा, जिसका अर्थ है इत्सी है। बहुत बाद में सारे प्रायद्वीप में से क्या कहने लगा, इटली कहा जाने लगा। बाद में क्या कहने लगे भाई, इसको सब इटली कहने लगे। प्रायद्वीप के मध्य में टाइबर नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? टाइबर नदी। इस क्षेत्र के लोग लेटियम भाषा बोलते थे। क्या है? लेटियम भाषा बोलते, जिससे लैटिन भाषा का विकास हुआ। विद्वानों का मत है कि इन लैटिन भाषा भाषी लोगों ने 8वीं सदी के मध्य में टाइबर नदी के दक्षिण में अपने मिलने के स्थल फोरम का निर्माण किया। इस स्थल के चारों ओर रोम नगर विकसित हुआ। 100 ईस्वी पूर्व तक रोम शहर 7 पहाड़ियों तक फैल गया। यानी कहाँ तक फैल गया? 7 पहाड़ियों तक। रोम की विशेषता यह थी कि यह रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा और प्रभावी व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से साम्राज्य के अन्य नगरों के व्यापार पर भी नियंत्रण स्थापित था। यह व्यापार ही रोम की समृद्धि तथा विकास का प्रमुख कारण था। ठीक है भाई। अब देखो भाई, रोमन साम्राज्य के विकास का संक्षेप में वर्णन किए करें। रोमन साम्राज्य का विकास एक लंबी तथा निरंतर चली प्रक्रिया है। यूनान में जब नगर राज्य विकसित हो रहे थे, उसी समय वहाँ से व्यापारी, कारीगर, विद्वान व अन्य व्यवसायिक यहाँ आने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे यूनानी सभ्यता का पतन होता गया, वैसे वैसे रोम उनका केंद्र बनता गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से यह क्रिया प्रारंभ हुई तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी तक अपनी उन्नति के शिखर पर तक पहुंच गई। क्या है? फिर अपनी उन्नति के शिखर तक पहुंच गई। अब देखो भाई, रोमन साम्राज्य के राजतंत्र काल का राजतंत्र क्या है? देखो भाई, रोम की स्थापना के कुछ दिनों बाद स्थापित रोम में राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई। राजा, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। ठीक है भाई। तो राजतंत्र के शासकों में न्यूमा, तुल्स,
और राजस्थान न्यूमन तो हॉस्टिल्स एंग्स व टार्किन्स इत्यादि मुख्य थे। राजतंत्र काल में शासक सभा व सीनेट मिलकर शासन चलाते थे। शासन का केंद्र मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च सेनापति था। सभा में राज्य के सभी वयस्क पुत्र होते थे, पुरुष होते थे जबकि सीनेट में सभी कुलों के मुखिया होते थे। इस शासन में सीनेट सबसे शक्तिशाली थी। क्या थी? सीनेट सबसे शक्तिशाली। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंतिम दिनों में एटकन्स जाति ने रोम से पलायन कर लिया, जिसके फलस्वरूप राजतंत्र समाप्त हो गया एवं गणतंत्र की स्थापना हो गई। इस काल में भी सीनेट व सभा थी। सभा द्वारा शासन चलाने के लिए 2 वर्ष के लिए 2 काउंसिल चुने जाते थे। गणतंत्र काल में रोम के साम्राज्य ने बहुत उन्नति की। पूरी इटली पर इसका अधिकार हो गया। इनमें मेरियम, सुल्ला, पॉम्पे व जूलियस सीजर प्रमुख थे। क्या थे भाई? जूलियस सीजर प्रमुख थे। अब रोमन साम्राज्य में प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस। अब देखो भाई ऑगस्टस के बारे में क्या कह रहा है। ऑगस्टन काल के शासक ऑगस्टन से जुड़ा है। ऑगस्टस का वास्तविक नाम आर्टियस था। उसे रोम की संसद ने ऑगस्टस व इम्परेटर की उपाधियाँ दी। क्या है? उपाधियाँ दी। ऑगस्टस का अर्थ है पवित्र तथा इम्परेटर का अर्थ है कि विजयी सेनापति होता है। उसने ऑगस्टस की उपाधि का अपना नाम स्वीकार कर लिया तथा स्वयं को प्रिंसेस अर्थात राज्य का प्रथम नागरिक कहलाने लगा। ऑगस्टस ने 27 ईस्वी से 16 ईस्वी तक शासन किया। रोमन साम्राज्य की 4ठी शताब्दी में क्या परिवर्तन हुए भाई देखो। 4ठी शताब्दी के शुरू में रोमन साम्राज्य का नेतृत्व कॉन्स्टेंटाइन 386 337 ईस्वी द्वारा किया गया। उसने अपने पूर्ववर्ती शासक की नीतियों को जारी रखा। वह बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टि से राज्य की रक्षा कर पाया। उसकी अति निरंकुशता तथा विकेंद्रीकरण की नीति का बुरा ही प्रभाव रहा। उसका रहा विकेंद्रीकरण, भाई शक्ति को बंटवारा। उसने राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी राजधानियाँ विभाजित की। यानी क्या? राज्य की पूर्वी और पश्चिमी राजधानियों को क्या कर दिया? बांट दिया। उसने पूर्वी राज्य की राजधानी वेजेटाइन को बनाया। वह कस्तूनिया वर्तमान में स्थूल के नाम से विख्यात रही। इससे रही? इससे विख्यात रही। अब है कृषि व्यवस्था। अब देखो रोमन साम्राज्य में कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन कैसे थे, प्रमुख देवता कैसे। देखो भैया इस सभ्यता में लोगों का प्रारंभ में मुख्य व्यवसाय कृषि था। यानी वहाँ के लोगों का क्या था? कृषि था। कृषि जहाँ व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का आधार थी, वहीं पूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्र भी थी। रोम के लोग अपनी खाद्यान्न यानी खाने पीने की संबंधित जरूरतें कृषि से पूरी करते थे। गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, अंजीर व अंगूर का उत्पादन मुख्य था। राज्य के विस्तार के कारण नारंगी व जैतून भी उत्पादित होने लगा। यानी कि जैतून भी उत्पन्न करने लगे। अब रोमन साम्राज्य में पशुओं की स्थिति क्या है? पशुपालन की देखो भाई। रोम साम्राज्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरुआती दिनों में मुख्य व्यवसाय था। घोड़ा, गाय, भैंस, ऊँट, हाथी और भेड़ बकरी इस साम्राज्य में मुख्य पालतू पशु थे। समय के साथ साथ पशु व्यापार के सामान ढोने के लिए प्रयोग किए जाने लगे। यानी क्या? व्यापार करने के लिए क्या है? पशुओं से क्या है? ढोने का काम कराया गया। तो पशुओं की मांग बढ़ गई। तो क्या है? इससे क्या हो गया भाई? पशुओं की मांग बढ़ी। अब पशुओं के व्यापार के लिए भी मेले व मंडियों का आयोजन होने लगा। क्या होने लगा? अब वह पशुओं के व्यापार के लिए भी पशुओं से के
मंडी और मेले का भी आयोजन किया गया भाई, पशु बेचने और खरीदने का काम होने लगा। ठीक है भाई।